तो जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, काफ़ी सारे भाई मेरे को कमेंट कर रहे थे कि एयरफोर्स के ऊपर वीडियो लेकर आइए, एयरफोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो शुरुआत करिए। तो आप सभी के लिए दोस्तों लेकर आ चुका हूं एयरफोर्स भर्ती परीक्षा 2027 से रिलेटेड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो। दोस्तों, जो आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा उसमें 10 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। और इन टोटल 20 क्वेश्चन में से कम आपको 19 क्वेश्चन राइट करके चलना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों, जीके में आपको जीके के साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों जीके और रीजनिंग दोनों ही आपको कवर कराने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो परीक्षा में देखने को मिलते हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। नया रण नए आगाज के साथ दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और डेली दोस्तों सुबह 8 बजे आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। टाइमिंग मैंने बता दी है, डेली सुबह 8 बजे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। और यदि आपको किसी टॉपिक को लेकर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो अलग से चैनल पर मैं लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और जो भाई मेरे पुराने हैं, जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, एक बार कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। 1857 के गदर के समय, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल गांधी युग, ठीक है, गवर्नर जनरल गांधी युग से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। और आपकी जो सभाएं थी, कांग्रेस की जो सभाएं थी, इनसे क्वेश्चन बनेगा। तो हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं 1857 की जो क्रांति, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी दोस्तों? आपको याद होगा 1857 की क्रांति मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। किसने शुरू करी थी? तो उस क्रांतिकारी का नाम बच्चे बच्चे जानते हैं दोस्तों। नाम था कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने शुरू करी थी। नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है 1857 की क्रांति के बारे में, तो राइट आंसर आप नोट करिएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अब लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा विधवा पुनर्विवाह। क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में आया था? तो याद रख लीजिएगा, विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था 1856 ईस्वी में, और ये लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज याद रख लीजिएगा, राज्य हड़प नीति। आपसे पूछेगा कि राज्य हड़प नीति समाप्त किसने करी थी? आपसे क्वेश्चन पूछेगा राज्य हड़प नीति को समाप्त किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये कैनिंग के समय में समाप्त किया गया था। शुरू किसके शासनकाल में हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में। आपसे पूछेगा कि राज्य हड़प नीति किसके लिए, राज्य हड़प नीति के लिए कौन जाना जाता है? तो डलहौजी का नाम आपको याद रख लेना है। लेकिन समाप्त किसने किया था? ये कैनिंग ने समाप्त किया था। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज नोट करिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय हाई कोर्ट, याद रख लीजिएगा, 3 हाई कोर्ट की स्थापना करी गई थी। कितनी? 3 हाई कोर्ट की। पहला दोस्तों हाई कोर्ट नोट कर लीजिएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट। इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों कब? 2 जुलाई 1862 में। डेट भी याद रख लीजिएगा, 2 जुलाई 1862 में। दूसरा दोस्तों कौन सा था? दूसरा था बॉम्बे हाई कोर्ट। इसकी स्थापना करी गई थी 14 अगस्त 1862 में। कब? 14 अगस्त 1862 में। और तीसरा याद रख लीजिएगा, मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 में। तो ये 3 हाई कोर्ट दोस्तों, इनकी स्थापना करी गई थी किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के ही समय। ये भी चीज़ आपको याद रख लेनी है कैनिंग से रिलेटेड।
ठीक है। अब यहाँ पर एक नाम आया था, मैंने आपको बताया डलहौजी का जो राज्य हड़प नीति शुरू करी थी डलहौजी ने। डलहौजी को दोस्तों रेलवे का जनक कहा जाता है, ये आपको जरूर से याद रखना है। आपसे पूछेगा कि भारतीय रेलवे का जनक किसको कहा जाता है, डलहौजी को। इसी के शासनकाल में पहली रेल चली थी, कहाँ से कहाँ के लिए दोस्तों, मुंबई से ठाणे के लिए। आप सभी को पता होगा बम्बई से ठाणे के लिए पहली रेल चली थी, कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर चली थी। तो ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बताता हूँ, एक नाम पूछता है विलियम बेंटिक का। किसका नाम पूछता है दोस्तों, गवर्नर जनरल में विलियम बेंटिक का नाम पूछता है। क्यों पूछता है, आपसे पूछेगा दोस्तों सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों उस समय गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। ये आपको याद रख लेना है। सती प्रथा के लिए किसने जोरदार प्रयास किया था, तो उन समाज सुधारक का नाम आपको याद रख लेना है, राजा राम मोहन राय। किसने, राजा राम मोहन राय ने दोस्तों शुरुआत करा था, बहुत ज़्यादा प्रयास करा था सती प्रथा के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है। गवर्नर जनरल में एक नाम और पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है लॉर्ड मेयो। क्या नाम है, लॉर्ड मेयो। आपसे पूछेगा, जल्दी से बताइए लॉर्ड मेयो को क्यों पूछते हैं, तो 1872 ईस्वी में इसी के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। आपसे पूछेगा कि पहली जनगणना किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब, 1872 में। ठीक है। आपसे पूछेगा पहली दशकीय जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, जल्दी से बताइए, पहली दशकीय जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब हुई थी दोस्तों, 1881 में। तो ये आपको जरूर से याद रख लेना है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बने हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है, याद रख लीजिएगा। एक और पूछता है दोस्तों वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था, वुड डिस्पैच। इसको क्या कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इसी को कहा जाता है वुड डिस्पैच को। किसको कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। ये किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, ये डलहौजी के शासनकाल में आया था। आपसे पूछेगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड डलहौजी का नाम आपको याद रख लेना है। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, तो जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है उसको बताया गया था कि मातृभाषा में होगी, लेकिन जो उच्च शिक्षा होगी वो अंग्रेजी के हिसाब से होगी। ये था वुड डिस्पैच में। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज का कवर करा रहा हूँ। जो चीज़ें नहीं याद होंगी उनको नोट डाउन जरूर से करते चलिएगा और डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को याद करके ख़त्म करते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, 1857 के गदर के समय कौन था दोस्तों, राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल के। यहाँ पर आपको याद रख लेना है 10 क्वेश्चन जीके के पूछेगा। ठीक है, और 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है, आपको कम से कम इन 20 क्वेश्चन में से दोस्तों 19 क्वेश्चन करके ही आने हैं, राइट 19 क्वेश्चन करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जैसे क्या होता है, वहाँ एग्जाम होता है और तुरंत ही आपकी कॉपी रीचेक हो जाती है। जो बच्चा क्वेश्चन करके आएगा बढ़िया, उसको रोक लिया जाता है, बाकी को भेज दिया जाता है। तो पिछली बार में जो एग्जाम्स हुए हैं एयरफोर्स के, उनमें दोस्तों 19-20 क्वेश्चन जिन बच्चों ने सही करे हैं ना, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाया है, बाकी को वापस भेज दिया है। तो याद रख लेना, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, जीके में दोस्तों एक रीजनिंग का पोर्शन होता है। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन आपको पूछता है और ये 2 क्वेश्चन इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ 2 क्वेश्चन आप 100% पक्का करके चलेंगे। इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें। क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था। आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अशासकीय संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या आदर्श, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। भारत भारतीयों के लिए है,
देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज। आर्य समाज में कौन थे दोस्तों? दयानंद सरस्वती। कौन थे? आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? डेट याद रख लीजिएगा, 1875 में। कब दोस्तों? 1875 में किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने। किसने करी थी? महर्षि दयानंद सरस्वती ने करी थी। और इन्हीं ने कहा था दोस्तों, जो भारत है भारतीयों के लिए है, यह नारा इन्हीं ने दिया था। एक और नारा दिया था, आपको याद होगा, दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था दोस्तों? नारा दिया था भाइयों, वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। ये भी नारा इन्होंने ही दिया था, ये भी आपको याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इनकी एक बुक आप याद रखेंगे। बुक का क्या नाम था दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक है। ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर हमने आर्य समाज के बारे में जाना। एक याद रख लेना, ब्रह्म समाज स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसने करी थी? राम मोहन राय ने। ठीक है, किसने करी थी? राम मोहन राय। नाम याद रख लीजिएगा, राम मोहन राय। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि किसने दी थी? याद रख लेना, अकबर सेकंड ने। किसने दोस्तों? अकबर सेकंड ने। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नोट जरूर से करते चलिएगा। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। ठीक है, आपसे आर्य समाज पूछेगा, आपसे ब्रह्म समाज पूछेगा, एक और पूछ लेता है दोस्तों जिसका नाम है प्रार्थना समाज। क्या दोस्तों? आपसे पूछ लेगा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब करी गई थी? 1867 में। किसने करी थी? नाम याद रख लेना, आत्माराम। क्या? आत्माराम पांडुरंग। क्या दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग ने किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। ये तीनों समाज पूछता है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज। क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। ठीक है, एक और याद रख लेना, ब्रह्म समाज की एक पत्रिका थी जिसे तत्वबोधिनी पत्रिका कहते हैं। कौन सी पत्रिका कहते हैं मेरे भाई? तत्वबोधिनी पत्रिका कहते हैं। इस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो पत्रिका के संस्थापक थे दोस्तों देवेंद्र नाथ ठाकुर। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। ये आपको याद रख लेना, ये ब्रह्म समाज से संबंधित पत्रिका थी। ठीक है, जब ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो ब्रह्म समाज को संभाला किसने था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और इन्होंने ही इस पत्रिका का प्रकाशन करा था, तत्वबोधिनी पत्रिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 है आपका, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? देखिए, नदी से क्वेश्चन पूछेगा, पहाड़ से क्वेश्चन पूछेगा, याद रख लीजिएगा। एक और है दोस्तों, ग्रहों से। ग्रहों से क्वेश्चन काफ़ी बनता है एग्जाम में, तो याद रख लीजिएगा। आपसे पूछा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। आपके ऑप्शन है नर्मदा, आपके ऑप्शन है सिंधु नदी, कोसी या गोदावरी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को जल्दी से बताइए, कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है? किसी एक का शोक कहा जाता है, कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। इसकी लंबाई नोट कर लीजिएगा, लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है नर्मदा नदी का? उद्गम जल्दी से बताइए, अमरकंटक पहाड़ी। कहाँ से दोस्तों? अमरकंटक पहाड़ी। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी। कहाँ पर पड़ती है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पड़ती है? मध्य प्रदेश में। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जल्दी से याद रखिएगा, जबलपुर। जबलपुर कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ये शहर कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो नोट कर लीजिएगा, सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, इसकी सहायक
नदियाँ नोट कर लीजिएगा, सहायक नदियाँ तवा है, ठीक है, कौन सी है, सहायक नदियाँ तवा है, बरना है, ठीक है, बरनेर है, कौन सी है, तवा, बरना, बरनेर, दूधी, माचक, कौन सी दोस्तों, दूधी और माचक, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इन्हीं में से एक पूछ लेगा, अगर पूछना होगा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा, आपसे पूछेगा नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच, क्या दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी, क्या, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पहाड़ आता है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत है, याद जल्दी से बताइए, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत है, कौन सा पर्वत है, तो नोट कर लीजिएगा, सतपुड़ा, कौन सा पर्वत है मेरे भाई, सतपुड़ा पर्वत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। इसी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी याद रख लीजिएगा, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, कौन सी है दोस्तों, धूपगढ़, धूपगढ़ की लंबाई 1722 किलोमीटर, कितनी है, 1722 किलोमीटर, और यहीं पर दोस्तों क्या है, यहीं पर एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन का नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से एक बार बताइएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दोस्तों, दामोदर नदी, कौन सी, दामोदर नदी, दामोदर नदी पर ही भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी, ठीक है। इसे दोस्तों स्वतंत्र भारत की भी बोलते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना पूछ लेगा, दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी, इसको किसका शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक, किसको, बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को, आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आप याद रखेंगे, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, जब भी ये आता है तो भाखड़ा नागल बांध आपको जरूर से याद रख लेना है, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड ये किस नदी पर है, सतलज नदी पर है, किस नदी पर है, सतलज, कौन सी नदी हो जाएगी, सतलज नदी पर, याद रख लीजिएगा कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, आपसे पूछेगा कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो यही है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। लेकिन यहीं से आपसे पूछ ले कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बांध दोस्तों टिहरी बांध है, कौन सा है, टिहरी बांध है, टिहरी बांध है, किस नदी पर है दोस्तों, भागीरथी नदी पर, किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भांगड़ा नागल बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध, ठीक है, दोनों आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक है। एक और इससे रिलेटेड जब भी नाम आए तो याद रख लीजिएगा, हीराकुंड बांध, ठीक है, कौन सा बांध है मेरे भाई, हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध क्यों पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रख लीजिएगा, देश का सबसे लंबा बांध है, देश का सबसे लंबा बांध है, क्या है, देश का सबसे लंबा बांध है, कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है हीराकुंड बांध, महानदी पर है, किस नदी पर है, महानदी पर है, ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये तीन चीज मैंने कराई है, देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भागड़ा नागल बांध, देश का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध और देश का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि देश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, देश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, नोट कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी नहर, कौन सी है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर देश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर मानी जाती है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। किस नदी पर है, सतलज और व्यास नदी पर है, दोनों चीज अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता चुका हूं, दामोदर नदी, ऑप्शन सी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी बताएंगे, रिक्टर स्केल किसको मापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का तापमान। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए रिक्टर स्केल की बात करूं तो रिक्टर स्केल नोट कर लीजिएगा, भूकंप की तीव्रता न मापने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं हमसे पूछा है वायु की गति। वायु की गति के लिए नोट करिएगा, क्या है दोस्तों? एनीमोमीटर। कौन सा? एनीमोमीटर। क्या मापा जाता है? वायु की गति। समुद्र की गहराई, फेदोमीटर। समुद्र की गहराई, फेदोमीटर। ठीक है, शरीर का तापमान, थर्मामीटर। शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। वायु की गति एनीमोमीटर, समुद्र की गहराई फेदोमीटर, और शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बर्फ पर दाब बढ़ाने से, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य रह जाएगा? देखो इस क्वेश्चन को बच्चे गलत करके आते हैं, आपको याद रख लेना है, आज के बाद गलत नहीं होना है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? घट जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाता है? घट जाता है। बर्फ का आपने देखा होगा, जहाँ बर्फ मिलती है ना, उसको बोरे के अंदर भर के और दबा के रख देते हैं, ताकि जब दबा दिया जाएगा तो वो क्या होगा? पिघलता नहीं है, तो उसका गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा के। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग, फेफड़ा, यकृत, हृदय या वक्र? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए मानव शरीर में, यानी जो हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? काफ़ी सारे बच्चे लीवर लगा के आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे क्या करके आते हैं? लीवर लगा के आते हैं। लेकिन आपको याद रख लेना है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, किडनी। किडनी क्या करती हैं? रक्त को क्या करते हैं? शुद्ध करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? देखिए कोई सा भी एग्ज़ाम दोस्तों आप उठा लो, करंट अफेयर्स उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर्स उसमें इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो याद रख लीजिएगा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीती है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो नोट करिएगा, ऑप्शन सी दोस्तों, झारखंड ने। किसने जीती है? झारखंड ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब नोट करिएगा, एक और चीज़ आपसे पूछ ले, विजय हजारे ट्रॉफी कौन सी दोस्तों? विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता का नाम है विदर्भ। किसने जीती है दोस्तों? विदर्भ ने जीती है। किसको हराया है? सौराष्ट्र को हराकर। किसको हराकर? सौराष्ट्र को। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? विदर्भ ने जीती है, सौराष्ट्र को हराकर। ठीक है, एक और नोट करिएगा, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? रणजी ट्रॉफी तो विदर्भ ने जीती है। किसने जीती है? विदर्भ ने जीती है। किसको हराया है इसमें? केरल को हराकर। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीती है। किसको हराया है झारखंड ने? ये याद रखिएगा, इसमें झारखंड ने हरियाणा को, किसको हराकर? हरियाणा को हराकर ये जीता है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर, रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने केरल को हराकर। ठीक है, तो ये तीनों ट्रॉफी आपको याद रख लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? मुख्य सूचना आयुक्त, देखिए जो मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, उन्हीं के लिए मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, उन्हीं पे इनकी कार्रवाई होती है। तो यहाँ पर नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं अभी हाल ही में? देखिए
अभी हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं आपके ऑप्शन सी, कौन, राजकुमार गोयल जी। इन्होंने किसकी जगह ली है, तो नाम याद रख लीजिएगा, हीरा लाल सामरिया की। किसकी जगह ली है दोस्तों, हीरा लाल सामरिया की जगह इन्होंने ली है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, कौन है वर्तमान में, तो राजकुमार गोयल, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नोट करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 10। आगरा शहर को किस शासक ने बसाया था। काफी बार क्वेश्चन बनता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन आपका बन चुका है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, आगरा शहर को किस शासक ने बसाया था, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और कब बसाया था, 1504 ईस्वी में, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों लोदी आया है, याद रख लेना, बहलोल लोदी का नाम आया। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी, बहलोल लोदी ने। ठीक है, लोदी वंश की। और ये जो लोदी वंश है ना मेरे भाई, इसको नोट कर लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत काल का, दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश। ठीक है, जो चीज बोल रहा हूं नोट जरूर से करते चलिएगा। दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश कौन सा था, लोदी वंश था। और लोदी वंश का अंतिम शासक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। कौन था दोस्तों, इब्राहिम लोदी। इसे क्यों पूछा जाता है, तो इसे इसलिए पूछा जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध इसी ने लड़ा था। कब लड़ा था दोस्तों, तो 1526 में। किसके साथ लड़ा था, बाबर के साथ लड़ा था, और बाबर की उसमें जीत हुई थी। इसीलिए दोस्तों पानीपत का युद्ध पूछा जाता है। जब बाबर इस युद्ध को जीता तो दिल्ली सल्तनत काल का समापन हो गया और मुगल वंश की स्थापना करी गई दिल्ली पर। तो याद रख लेना, आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। ठीक है, जब ये हारा तो यहीं से दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो गया और यहाँ से मुगल वंश की शुरुआत हुई। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी 1526 में। तो याद रख लेना, पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब लड़ा गया था, 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, नोट जरूर से करते चलिएगा। ठीक है, नोट जरूर से करते चलिएगा। अब यहाँ पर अकबर का नाम आया है, तो अकबर से रिलेटेड आप याद रख लीजिएगा, पानीपत का सेकंड युद्ध। अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था, पानीपत का सेकंड युद्ध इसने लड़ा था। किसके साथ लड़ा था दोस्तों, हैमू के साथ। किसके साथ, हैमू के साथ। और हैमू की इसमें क्या हुई थी, हार हुई थी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अकबर से रिलेटेड आपसे पूछता है बाल विवाह, नोट करिएगा, बाल विवाह। ठीक है, कई बार बनाए एग्जाम में, बाल विवाह, दास प्रथा। ठीक है, बाल विवाह, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा। ठीक है, तीर्थ यात्रा, जजिया कर, ये सब किसने समाप्त करा था, ये सब दोस्तों अकबर ने समाप्त करा था। ठीक है, बाल विवाह दास प्रथा का अंत करा था, तीर्थ यात्रा को समाप्त करा था, और जजिया कर इसी ने समाप्त करा था। ठीक है, जजिया कर इसी ने समाप्त करा था। किसने, अकबर ने। एक धर्म इसने चलाया था जो बहुत पूछता है, दीन ए इलाही धर्म। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। आपसे पूछेगा मनसबदारी प्रथा, कौन सी प्रथा है दोस्तों, मनसबदारी प्रथा। इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत इसी ने करी थी, अकबर ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा फतेहपुर सीकरी, कौन सी जगह, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी, अकबर ने ही करी थी। और अकबर के दरबार में दो रत्न याद रख लीजिए, बीरबल। बीरबल और अकबर की कहानी आपने कई बार सुनी होगी दोस्तों, बीरबल। और दोस्तों एक नाम याद रख लेना, तानसेन, इसी के दरबारी कवि थे। ठीक है, इसी के दरबार में रहते थे बीरबल और तानसेन। ठीक है, चलिए आपसे एक और पूछ लेता है, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था दोस्तों, तो ये अकबर ने ही बनवाया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए
अगला मैं बात करूं यहाँ पर शाहजहां से रिलेटेड। शाहजहां से रिलेटेड पूछता है कि ताजमहल किसने बनवाया था। आपसे पूछेगा ताजमहल किसने बनवाया था, ठीक है, इसी ने बनवाया था। आपसे पूछेगा मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, तो इसी ने बनवाया था। किसने, शाहजहां ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये शाहजहां ने ही करवाया था, ठीक है। आपसे पूछेगा सिजदा पैबोस प्रथा, सिजदा पैबोस प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिजदा पैबोस प्रथा इसको समाप्त किसने करा था दोस्तों, शाहजहां ने ही समाप्त करा था। सिजदा पैबोस प्रथा क्या थी दोस्तों, जब राजा आते थे तो जो जनता होती थी, जो प्रजा होती थी, सर झुकाकर खड़ी हो जाती थी, तो उसी को सिजदा पैबोस प्रथा कहा जाता था, जो बलबन ने शुरू करा था। किसने शुरू करा था दोस्तों, बलबन ने इसकी शुरुआत करी थी और समाप्त शाहजहां ने करा था, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। शाहजहां के दो पुत्र पूछता है, नाम याद रख लेना। पहला इसका पुत्र का नाम था दारा शिकोह, दारा शिकोह किसका पुत्र था, शाहजहां का। और एक और था दोस्तों औरंगजेब। जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में काफ़ी सारे युद्ध हुए, जिसमें औरंगजेब जीतता गया और फिर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, औरंगजेब बैठा, ठीक है। शाहजहां की पत्नी का नाम आपको याद होगा, मुमताज। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या होगा, मुमताज, ठीक है। इसका एक बेटी थी, बेटी का नाम भी पूछ लेता है, जहां आरा। कौन सी, जहां आरा, ठीक है। इसकी बेटी का नाम था, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया मैंने, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है। आपके ऑप्शन में है पुराण से लिया गया है, जातक से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सत्यमेव जयते, मेरे भाई सत्यमेव जयते की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, अशोक स्तंभ बोलते हैं। आप सभी को पता है अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से, ठीक है, सारनाथ से लिया गया है अशोक स्तंभ। इसमें दोस्तों पूछ लेता है आपसे कि किन किन जानवरों का प्रतीक चिन्ह है, तो याद रख लेना इसके बाईं तरफ आपको देखने को मिलेगा घोड़ा, बाईं तरफ घोड़ा देखने को मिलेगा, दाईं तरफ बैल देखने को मिलेगा और बीच में दोस्तों अशोक चक्र देखने को मिलेगा। बीच में क्या देखने को मिलेगा, अशोक चक्र। और इसके ऊपर दोस्तों 3 शेर देखने को मिलेंगे। कितने, 3 शेर, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, बिहू। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, असम का, उड़ीसा का, बिहार का, बंगाल का। देखिए, बिहू के साथ साथ आपको दोस्तों मेरे बताना है अम्बुबाची, ठीक है। अम्बुबाची उत्सव कहाँ मनाया जाता है ये बताएंगे आप बताएंगे बोनालू, ठीक है, नोट करिएगा, बोनालू कहाँ मनाया जाता है। फिर आप बताएंगे सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। और फिर आप बताएंगे चपचार कूट कहाँ मनाया जाता है, चपचार कूट कहाँ मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले बिहू। बिहू कहाँ पर मनाया जाता है, असम में। कहाँ पर मनाया जाता है, असम में, ठीक है। अम्बुबाची कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी दोस्तों असम में मनाया जाता है। बोनालू कहाँ पर मनाया जाता है, तेलंगाना में। कहाँ पर दोस्तों, तेलंगाना में। सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में। चपचार कूट कहाँ पर मनाया जाता है, मिजोरम में। कहाँ पर, मिजोरम में। तो ये भी आप नोट करके जरूर से याद रख लीजिएगा। अम्बुबाची असम में, बोनालू तेलंगाना में, सरहुल झारखंड में और चपचार कूट कहाँ पर दोस्तों, मिजोरम में, ठीक है। चलिए,
अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। देखिए 13 क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोशिश करूँगा डेली दोस्तों आपको 8 बजे मॉर्निंग में वीडियो चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल पर जाकर जरूर से वीडियो को देखिएगा और अपनी तैयारी को एक नई धार देते हुए चलिएगा। जो चीज़ें आपको याद ना हो उन्हें याद करते चलिएगा। किसी टॉपिक को लेकर आपको इशू आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो कमेंट करिएगा, प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए तैयारी करने में। ठीक है, चलिए, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले नोट करते हैं दोस्तों नागरिकता। आपसे पूछ लेता है नागरिकता कहाँ से ली गई है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। कहाँ से ली गई है दोस्तों, ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा फंडामेंटल राइट, आपसे पूछ लेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यूएस से, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा मौलिक कर्तव्य, क्या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये संघीय रूस से लिए गए हैं। कहाँ से, रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो संसदीय प्रणाली के लिए नोट कर लीजिएगा ये दोस्तों ब्रिटेन से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि पौधों में जल व खनिज, पौधों में जल व खनिज किस रूप में एकत्र होता है दोस्तों, तो पौधों में जल व खनिज स्टार्च के रूप में। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। पौधों में जल व खनिज किस रूप में एकत्र होता है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि पौधों का खाद्य कारखाना, पौधों का खाद्य कारखाना किसको कहा जाता है, पौधों का खाद्य कारखाना किसको कहा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा पत्ती को। किसको कहा जाता है, पत्तियों को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर मैं बात करूं कि पौधों में जो भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो भोजन के परिवहन के लिए दोस्तों फ्लोएम आपको याद रख लेना है। लेकिन पूछे कि पौधों में खनिज व जल, पौधों में खनिज व जल किसके द्वारा होता है, तो ये दोस्तों जाइलम के द्वारा होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। पूछे कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, भोजन का, तो फ्लोएम होगा। और पौधों में खनिज व जल का परिवहन किसके द्वारा, जाइलम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जरूर से नोट करके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। संतरे में, संतरा कैसा फल होता है दोस्तों, खट्टा। और खट्टे फलों में कौन सा विटामिन देखने को मिलता है, विटामिन सी देखने को मिलता है। याद रख लीजिएगा, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इससे कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। आपसे पूछेगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है विटामिन से रिलेटेड, एक पूछता है जल में घुलनशील। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है, तो जल में घुलनशील दोस्तों याद रख लेना बी और सी है। लेकिन वसा में पूछ ले तो वसा के लिए आप याद रख लेना कीड़ा, KEDA, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या होती हैं, ये वसा में घुलनशील होती हैं। और जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक रोग पूछता है रतौंधी, जल्दी से बताइए रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, आप बताइए बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, आप बताएंगे बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है।
जल्दी से बताइए। एक और पूछता है, रक्त का थक्का, किस विटामिन की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है? रक्त का थक्का क्या होता है मेरे दोस्त? जैसे आपका खून बहने लगा, आपने 2 मिनट के लिए उसे दबा दिया तो खून तुरंत ही क्या होता है, बंद हो जाता है, उसी को रक्त का थक्का कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से, और रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से ये नहीं बनता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। विटामिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको कवर कराया हूं। इन 15 क्वेश्चन में से जल्दी से एक बार कमेंट करिए कि कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं, ताकि आगे हम रीजनिंग के क्वेश्चन भी देख सकें। 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर आपको क्या करना है, होमवर्क में कमेंट करके बताना है। चलिए, अब थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, याद रख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपको बन के एग्जाम में इसी तरीके से देखने को मिलेंगे, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आंसर निकाल देना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। 20 में से 19 का टारगेट लेके ही चलना है। 19 या 20 क्वेश्चन आपके राइट जाने चाहिए, पूरे पूरे क्वेश्चन, तभी वहां पर सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, देखिए, रीजनिंग के 2 क्वेश्चनों की बात करूं, यहां पर देखिए इसी तरीके से दे देगा और आपसे यहां पर क्वेश्चन मार्क दे देगा और पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रख लीजिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं रविवार की। रविवार यानी संडे, यहाँ पर हमें दिया गया है संडे, और यहाँ पर हमें दिया गया है थर्सडे। कौन सा दिया गया है? थर्सडे दिया गया है। तो संडे को 1 मान लो, संडे को 1 मान लो। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी 4 जोड़ने पर क्या आ जा रहा है? थर्सडे आ जा रहा है। इसी तरीके से हम वेडनेसडे, वेडनेसडे को 1 मान लेंगे और इसमें 4 जोड़ेंगे। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1 था, संडे में हमने जोड़ते चले गए तो 4 जोड़ने पर थर्सडे आया। इसी तरह वेडनेसडे में 4 जोड़ने पर कौन सा आया? संडे आया। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। बस इतना ही दिमाग आपको लगाना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। सॉरी दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख के बताइए। 99 दे रखा है और 101 दे रखा है। 99 दे रखा है मेरे भाई, मैं 1 मिनट बताता हूँ। 99 दे रखा है और 101 दे रखा है, और पूछ रहा है कि इसकी तरह दूसरा कौन सा होगा। यहाँ पर दूसरे में 90 दे रखा है और यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्या आ जाएगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको 2 चीज़ें देखनी है। एक स्क्वायर देखना है, ठीक है, या तो स्क्वायर होता है, एक बार आपको ऐड करके देख लेना है, एक बार आपको क्या सब्ट्रैक्ट करके देख लेना है। ठीक है, और एक बार आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। ठीक है, इन्हीं चारों में से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको दिखा देता हूँ। जो 99 लिखा हुआ है ना मेरे भाई, 99 में 101 जोड़ेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 90 है और 90 में जब हम 110 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। आ गया ना दोनों सेम, तो ऑप्शन में हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? 110, ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करना है ताकि आप जल्दी से आंसर तक पहुंच पाएं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए, यहाँ पर मैं स्क्वायर का लेके आया हूं, क्यूब हो रहा है। 3 की पावर 3 करने पर क्या आ जाएगा आपका दोस्तों? 27 आ रहा है। ठीक है, 3 की पावर 3 करने पर 27 आ रहा है। तो 4 की पावर 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 4 की पावर क्या करेंगे? 3 करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 64 आ जाएगा। 4 चौक 16, चौका 64, यानी ऑप्शन कौन सा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, इन्हीं में से एक आ जाएगा आपको देखने को। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आपको 3 शब्द, ये 4 ऑप्शन दे देगा और इनमें से एक अलग दे देगा, तो उनमें से पूछेगा। जैसे मैं यहाँ पर कैसे बोलता हूँ, जैसे तीन आपको सब्जी के नाम दे देगा और उन्हीं में से एक आपको फल का नाम दे देगा और पूछ लेगा कौन सा अलग है, तो एक जो फल है वो अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पर विषम पूछ लेता है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ भी पूछा गया है विषम, कौन सा पूछा गया है हमसे, विषम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, बुध क्या है, एक ग्रह है, बृहस्पति क्या है, एक ग्रह है, लेकिन सूर्य क्या है, ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है, एक तारा है। आप सभी ने पढ़ा होगा सूर्य क्या है, एक तारा है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, इसका बताइए विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए इनमें आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो जनवरी है, अप्रैल है, जुलाई है और मई है, इसमें देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो जनवरी, ठीक है, अप्रैल, जनवरी, अप्रैल और उसके बाद जुलाई और मई, ये 3 दोस्तों देखो, जनवरी हो गया, जुलाई हो गया और मई, ये 3 सेम है, लेकिन जो अप्रैल है इसमें केवल 30 ही दिन होते हैं। तो यही क्या है, अलग है इन सब से, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेगा। डेली जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में भी आ जाएगा और अच्छी तरीके से हम इसको पकड़ भी बना लेंगे, ताकि एग्जाम में जल्दी से हम इसका आंसर भी दे पाएँ। ठीक है, चलिए इन 20 क्वेश्चनों में वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से मेरे भाई कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, काफ़ी सारे भाई कमेंट कर रहे थे मेरे को पर्सनली आकर, तो मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं और कोशिश करूंगा डेली सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी चैनल पर। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मिलूंगा इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।